वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारा नवंबर का थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है। थर्ड वीक के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड वीक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप सभी लोग फर्स्ट और सेकंड वीक को कंप्लीटली देख लीजिए। और अब हम लोग यहाँ पर थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो ये हमारे नंबर्स हैं, इस पे आप कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। इन नंबर्स पे आप कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी ऑब्टेन कर सकते हो, और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए या कुछ भी किसी तरीके की भी कोई क्वेरी है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। देखते हैं भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट दिन है वो है गौरव जनजातीय दिवस। जनजातीय दिवस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 नवंबर को जनजाति समूह के फादर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस आता है। और इसी दिन जो है, इसी दिन झारखंड स्टेट बिहार से अलग होके बनाई गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंफॉर्मेशन आपको याद में रखनी है। ठीक है, इससे भी हमारे एग्जाम में सीधा सवाल बन सकता है। तो अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़े से फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि अब जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हमें बिरसा मुंडा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना होगा, क्योंकि 15 नवंबर उन्हीं के लिए मनाया जाता है। तो क्या खास बात है और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें हम लोग अभी एक साथ देख लेंगे, उनको कवर अप करते हैं। ठीक है भाई, तो आपको ये तो पता है बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब आता है, 15 नवंबर को। और उन्हीं को एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए ही हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है उन्होंने भी ट्रिब्यूट दी है, तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुंडा ट्राइब से बिलोंग करने वाले पर्सन थे वो। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, रिलीजियस लीडर भी थे काफी ज्यादा। उन्होंने जो है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हद से ज्यादा फाइट करके उनके राइट्स उनको दिलवाए हैं, कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट के रूप में रहे हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो उन्होंने किस किस तरीके से हमारे लिए काम किया है ये पढ़ना हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब बिरसा मुंडा जो है ये इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और ज्यादातर जो इनका रिवोल्ट था वो रीजन बिहार के और आज के समय के झारखंड रीजन में, इनका जन्म भी झारखंड में ही हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ट्राइबल मूवमेंट बहुत अच्छे से चलाई थी। ठीक है, ब्रिटिश राज के अंडर इन्होंने ट्राइबल को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने की एक पूरी की पूरी एक टीम जो है वो तैयार की हुई थी। और उस इनके रिवोल्ट को किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट टुमुल्ट या उलुगवान या उलगुलान। उलगुलान के नाम से इनको जाना जाता है, जो इन्होंने यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज के अगेंस्ट, या आप कह दीजिए वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो पूरा रिवोल्ट किया था, उसे कहते हैं उल्लू गुलान। इनको गॉड भी बोलते हैं, वहां के भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है वो कॉलेरा की वजह से हुई थी। 25 साल की उम्र में, बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। और इसीलिए मतलब जो है ये डेथ, कॉलेरा एक बीमारी है उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, और एक मिशनरी स्कूल से पढ़ाई करने के लिए इन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में भी चेंज किया था। ये भी एक काफी बड़ी न्यूज रही है। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा। इनकी खुद की ट्राइबल गोरिल्ला आर्मी थी जिनको इन्होंने ट्रेन किया था। और वो भी लोगों को अरेस्ट जो है वो किया गया था उसी समय पर। मतलब उन लोगों को भी, काफी लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था जो उनके अगेंस्ट पूरा फाइट कर रहे थे ना, वो। ठीक है भाई, तो बिरसा मुंडा की बायोग्राफी याद हो गई सबको। मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। इनकी मदर फादर वो भी उसी ट्राइब से बिलोंग करने वाले। और उनका अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने म्यूजिक, डांस से बहुत प्यार था। ये हमेशा इक्वालिटी की बात करते थे। हमेशा इनका फोकस जो है ना वो इक्वालिटी की तरफ रहता था। और इन्होंने 1895 में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत रिबेल करा और एक मुंडा काउंसिल बना ली अपने लिए। एक मुंडा काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट करके इन्होंने ब्रिटिश अगेंस्ट के अंडर जो ट्राइब्स को परेशानी वाली चीजें होती थी वो सुधारने के लिए इन्होंने प्रॉपर बना लिया। फिर इनको 25 साल की उम्र में ही इनकी जो है तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी, निग्लेक्ट इनको किया गया काफी ज्यादा। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको लाइफ सेंटेंस दे दी थी। लाइफ सेंटेंस मतलब कि उम्र कैद। बाकी इनकी तबीयत भी काफी खराब रहती थी, तो इसकी वजह से ही इनको जो है इनकी डेथ हो जाती है। बिरसा मुंडा जयंती के रूप में जो है वो झारखंड की स्टेट को इसमें मनाया जाता है। इनको कई बार धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। धरती अब्बा मतलब कि फादर ऑफ दी
अर्थ के फादर के रूप में। झारखंड का जो एयरपोर्ट है वो भी इसी नाम से है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। बिरसा मुंडा पार्क भी है, वो भी रांची झारखंड में ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक फैक्ट्स आपको दिमाग में याद रखने हैं। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, एग्जाम में स्लोगन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका जो स्लोगन है वो किस नाम से है? अबुआ राज सेतर जन महारानी राज तेंदु जन। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है लेट द रूल ऑफ वाइट्स, लेट द रूल ऑफ वाइट्स बी एंडेड एंड आर राज कम। राइट, इनको हीरो के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे बिरसा मुंडा के, आई होप सबको याद हो गए होंगे अच्छे से, ये आप लर्न कर लीजिएगा। अगला आता है एक 18 से 24 पूरा का पूरा एक वीक सेलिब्रेट किया गया है जिसका नाम है AMR अवेयरनेस वीक। अब ये AMR अवेयरनेस वीक किससे जुड़ा हुआ है हमें अब ये भी पता होना चाहिए। AMR अवेयरनेस वीक का मतलब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक के अगेंस्ट है। तो ये AMR वीक पूरे एक हफ्ता जो है वो सेलिब्रेशन में रहा है, तो ये इसलिए न्यूज में रहा था अवेयरनेस के ऊपर करते हुए कि हम लोगों को माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को बचाना है खुद से, नहीं तो हमारे लिए थ्रेट बन सकता है। एंटी माइक्रोबियल जरूरी है होना। अगर माइक्रोबियल को एंटी नहीं करेंगे, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल वो एक सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस फंजाई से लड़ाई लड़के हमें बचाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है जरूरी है इनको कि हम इनको हैंडल करना सीख जाए। तो बेसिक बेसिक सा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसको दिमाग में रखना है कि ऐसे एक आर्टिकल है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर एक वैक्सीन आई है, वर्ल्ड की फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन। यूएस को यहाँ पर इसके लिए मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन का नाम हमसे पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इसके मैन्युफैक्चरर कौन है ये पूछा जा सकता है। तो एक्सटिक करके वैक्सीन का नाम है। एक्सटिक वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है चिकनगुनिया वायरस से प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कोविड के लिए आई थी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ऐसे चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, वो है एक्सटिक। और ये जो बनाने वाले हैं वो है वालनेवा, यूरोपियन कंपनी है वालनेवा। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रूव कर दे, क्योंकि चिकनगुनिया क्या होता है, ये एक मॉस्किटो ने बाइट कर दिया उसी से ये इन्फेक्ट हो जाता है। और इतने केस आ चुके हैं अब तक इसके लिए अफ्रीका, एशिया, अमेरिका में। तो उसके लिए इसको बचाने के लिए पूरा एक बनाई गई है। सिंगल डोज होगी आपकी मसल्स में, सिंगल डोज इंजेक्शन मसल्स में इंजेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से वो चिकनगुनिया वायरस जो है वो वीक पड़ने लग जाएगा और उसकी तरफ से आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट अभी तक तो नहीं देखे गए हैं। और ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था कि चिकनगुनिया वायरस जो है उसका ट्रांसमिशन बहुत होता है न्यू बॉर्न बेबीज को, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनसे काफी ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इसको अप्रूव करके बना दिया गया है। तो 18 से ऊपर जो भी है वो उसको ले सकते हैं। नाम, मैन्युफैक्चरर, किसने अप्रूवल दिया है, कैसे इस्तेमाल होगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एक MCQ बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। MCQ का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऐसे टॉपिक्स पे डायरेक्टली ही क्वेश्चन जो है वो पुट अप किए जाते हैं। राइट, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है ADMM+, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आसियान की जो कंट्रीज हैं उनकी एक डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है जिसे कहते हैं ADMM, आसियान डिफेंस डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग। अब इसमें प्लस भी आ गया, ADMM+, मतलब कि 10 और कंट्रीज, 8 और कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आसियान है, आसियान के फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें टोटल 10 कंट्रीज है। राइट, इसमें इंडिया नहीं है। अब इन सब की जो मीटिंग होती है उसे ADMM कहते हैं, जो कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। इसमें 8 और डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जो कि आसियान का पार्ट नहीं है, आसियान में केवल 10 कंट्री है। 8 डायलॉग पार्टनर है, इसमें इंडिया है, इंडिया, चाइना, US, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। तो ADMM+ इस तरीके से है जो कि सब लोगों की 18 कंट्रीज की यहाँ पर मीटिंग हुई है, समझे बात को। और ये मीटिंग हुई है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। आप समझ गए बात को, ADMM+ क्या चीज है।
जो भी पहली बार पढ़ रहा है उसको क्लियर होगी पूरी बात। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी एक बार देख लो। 10 तो आसियान की है ही है, साथ ही साथ इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया, यूएस, जो कि ऑलमोस्ट आसियान के नेशंस को बॉर्डर करती है या फिर आसपास पड़ती है, वही नेशंस है यहाँ पर। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे, जिन्होंने इस पूरे रीजन की प्रोस्पेरिटी, पीस, स्टेबिलिटी, काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात कही है। 16 नवंबर से ये मीटिंग शुरू हुई थी। ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करी। इन्होंने बोला जो राष्ट्रपति हमारे जो ये क्या कहते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर जो वहां पे गए हुए हैं, राजनाथ सिंह, उन्होंने एक गांधी जी की भी एक कोट यहाँ पे दिया, देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द ओनली वे। मतलब शांति के लिए कोई रास्ता नहीं, शांति ही अपने आप में एक रास्ता है। तो बहुत अच्छी बात कही ये वाली। इन्होंने बोला कि आज का समय युद्ध के लिए नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ठीक है, तो इस तरीके का जो माइंडसेट है ना लोगों का, अस वर्सेस देम, उसको इन्होंने काफी कंडेम किया कि हम और हमारे अगेंस्ट और लोग, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं रहेगा। ठीक है, सब एक साथ है और एक साथ ही रहने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने एक पूरा एडीएमएम का कंप्लीट हुआ। 10 आसियान के नेशन, आई होप सबको यहाँ पे पता होगा आसियान में कौन सी कंट्रीज आती है। आपके रिवीजन के लिए मैं एक बार दोबारा भी बता देती हूँ। आसियान में ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। हो गई भाई 10 कंट्रीज, बिल्कुल। तो एडीएमएम वहीं की आसियान की पूरी एक सबसे बड़ी डिफेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सारी कंट्रीज की मिला के। और इंडिया आसियान का पार्टनर कब बना है, डायलॉग पार्टनर 1992 में। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बढ़ते हैं हम आगे। अगला, अभी जवाहरलाल नेहरू को ट्रिब्यूट जो है वो पे की है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अपने आप में काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा से रही हैं कि इनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल था, कभी ना कभी इन पे कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। इनके जो मदर एंड फादर हैं उनका नेम है यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी। इनकी जो वाइफ है उनका नाम है कमला नेहरू, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनके जो सिस्टर हैं वो है विजय लक्ष्मी पंडित, इनका भी नाम आपने सुना होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो 15 फीमेल मेंबर्स थी उनमें से एक है विजय लक्ष्मी पंडित। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये एक हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे एंड अराउंड 16 टू 17 इयर्स इन्होंने सर्व किया है। इनके ऑनर पे 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और इनके नाम के आगे पंडित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर भी रहे हैं और ये एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर भी शुरुआत में रहे हैं कुछ समय के लिए। बाकी देखिए इसमें कांग्रेस को तो उन्होंने बहुत टाइम से ज्वाइन कर ही रखा था, काफी लंबे समय से ही। फैमिली बैकग्राउंड हमको नहीं पढ़ना डिटेल में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत डिटेल में फैमिली बैकग्राउंड पढ़ना है, वो आप छोड़ भी सकते हैं। और एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि केवल इनकी एक ही सिस्टर थी, एक्चुअली में ये 3 भाई बहन थे। सबसे पहली विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू, और इनकी एक और सिस्टर है जिनका नाम है कृष्णा हत्सिंग, जो कि राइटर के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, वो राइटर रही थी। बाकी इन्होंने एडवोकेशन की प्रैक्टिस की है और फिर उसके बाद जब ये इंडिया आए तब इन्होंने जो है प्रॉपरली इंडिया में आकर के वर्ल्ड वॉर 1 के समय से कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। होम रूल मूवमेंट जो हुई थी एनी बेसेंट की, उसमें भी ये साथ में जुड़े थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी साथ में जुड़े थे। और गांधी जी के साथ काफी ज्यादा इनका जुड़ाव हमेशा से रहा, गांधी जी के साथ। फंडामेंटल राइट्स पे इन्होंने काफी काम किया है, मैं इनके बारे में और फैक्ट्स आपको दिखा दूं। ये देखेंगे आप, 1912 में ये इंडिया रिटर्न होते हैं। ठीक है,
एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग को ज्वाइन करते हैं, गांधी जी के साथ जुड़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं 1920। टाइमलाइन आप देख सकते हो 1929 से 31। 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं रावी नदी के किनारे। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक पॉलिसी को डिजाइन करते हैं 1931 में कराची सेशन में, प्रॉपरली उसको राटिफाई भी करते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। बीच में 1930 का जो दांडी मार्च था या आप कह लीजिए सॉल्ट मार्च, उसमें भी ये फुल फुल जुड़े हुए थे। इवन इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था 14 अप्रैल 1930 को, इनको अरेस्ट तक कर लिया गया था। जो ये ट्रेन जा रही थी उसमें ये बैठे थे, उनको अरेस्ट तक कर लिया गया था। उसके बाद यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1936 के सेशन में। उसके बाद गांधी जी ने जो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट किया था, या फिर आप कह सकते हो उस कैंपेन को इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, उसमें भी ये पार्टिसिपेंट बने थे। गांधी जी के सेकंड नंबर के सत्याग्रही ये चूज किए गए थे। फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, थर्ड थे ब्रह्मदत्त। उसके बाद पॉलिटिकल हियर गांधी जी ने बना दिया इनको, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ये फिर। देन आफ्टर दैट इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। और उसके बाद 1964 में 16 साल के 16 साल के टेन्योर तक प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जो है याद रखनी है। और मेन मेन बातें जो है एग्जाम में वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। बाकी देखिए जो है ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ हो सकता है इनकी बुक्स वगैरह के ऊपर, इनकी लेगेसी के ऊपर, इनकी राइटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछी जा सके, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और आप सभी लोग होपफुली जानते होंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के बारे में। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स में से एक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफी फेमस है। जो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे तो आ चुका है, दोबारा रिपीट नहीं होगा बिकॉज कई बार आ चुका है। उसके बाद एन ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जो इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए लिखे थे। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, जिनका नाम बाद में नाम इंदिरा गांधी पड़ जाता है। ठीक है, तो इनकी जो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह है कुछ जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। इनको काफी सारे ऑनर्स भी मिले हैं। इनको भारत रत्न तो मिला ही है, भारत रत्न के साथ साथ इनको इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के जो ऑनर्स हैं वो भी मिले हैं पोस्टह्यूमसली, मरणोपरांत मिले हैं। इंडोनेशिया का 1995 में वहां का ऑर्डर होता है स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया इंडोनेशिया। साउथ अफ्रीका का इनको ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ टैम्बो करके 2005 में ये सब अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एग्जाम में बनेगा, इंपॉर्टेंट बातें सारी ये याद रखनी। इतना इतना जो है ना ये हिस्टोरिकल फिगर्स इतनी दिमाग में रखना, इनसे जुड़े हुए ये सारी चीजें एग्जाम में आएगा तो आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला ऐसा ही रानी लक्ष्मीबाई की बर्थ एनिवर्सरी पर जो है ट्रिब्यूट्स यहाँ पे दी गई हैं पीएम द्वारा, तो वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाएंगे। रानी ऑफ झांसी जिनको हम कहते हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो आप सभी लोग जानते हैं। इनका जो बर्थडे है वो कौन सी डेट को आता है? 19 नवंबर को। इसलिए हम इसको जो है पूरे आर्टिकल को पढ़ रहे हैं अभी। 19 नवंबर 1928 में इनका मणिकर्णिका तांबे के नाम से वाराणसी में जन्म हुआ था। बाद में इनकी शादी 1842 में जो है गंगाधर राव से हो जाती है, तब इनका नाम जो है वो चेंज हुआ था, लक्ष्मीबाई करके नाम पड़ गया था। और इनकी शादी जो है वो एक महाराजा से हुई थी, इसलिए इनका नाम रानी के रूप में, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में पड़ गया था। इनकी जो असल में जो इनकी जो जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण फैमिली बनारस में। ठीक है, तो इनकी जो स्टार्टिंग की जो बिल्कुल लाइफ थी, इनके बारे में एक बार मैं बहुत अच्छे से आपको ओवरव्यू सारा दे देती हूँ। इनको जो है मणिकर्णिका या मनु के नाम से जो है वो जाना जाता था। इनके फादर का नाम मोरोपंत तांबे था और मदर का नाम भगीरथी सापरे था, या भगीरथी बाई भी कहते हैं उनको। और इनकी माता जी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, जब ये केवल 5 इयर्स की थी। ठीक है, उसके बाद इनके जो फादर थे वो पेशवा बाजीराव जो है सेकंड, उनके लिए खूब काम किया करते थे। और जो पेशवा थे वो मणिकर्णिका को, क्योंकि पहले इनका नाम मणिकर्णिका था, उनको ये छबीली के नाम से जानते, मतलब पुकारते थे बहुत प्यार से ना, एक बच्चे को जैसे बुलाते हैं।
और इनके पास एक बहुत अच्छा हुनर था जिसे कहते हैं घुड़सवारी। बहुत ही जबरदस्त इनका हुनर था ये वाला। और ये इस तरीके से घुड़सवारी जो है वो खूब बढ़िया तरीके से किया करती थी। फिर इनकी शादी झांसी के महाराजा, झांसी कहाँ पर है, वो यूपी में है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि झांसी जो है वो एमपी में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से इनकी शादी होती है, तब इनका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, समझे बात को। तो झांसी जो है दिमाग में पूरी तरीके से रखना है। टुडे इट इज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का पार्ट है ये। और फिर क्या होता है, 1853 में इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब वहां पर एक रूल था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लेकर के आया गया था। उसके हिसाब से आपका जो अडॉप्टेड बेटा है वो आपका नेक्स्ट वारिस नहीं मिल सकता। तो इन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया था, आनंद राव, क्योंकि कुछ समय बाद इनके बेटे दामोदर राव और हस्बैंड की डेथ हो गई थी जैसे मैंने बताया। बाद में आनंद राव का नाम दामोदर रख दिया। और इसी पूरे एक रिवोल्ट की जो है, इसी में एक रिवोल्ट की शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। तो यहाँ पर जबरदस्त जो है वो एक क्रांति रखी जाती है। ये सब आप रीड भी कर सकते हो वैसे तो, पर भाई मैंने आपको बता दिया है, सारे वही टॉपिक्स हैं। ठीक है भाई, समझे बात को। इनके साथ नाना साहेब, तात्या टोपे खूब इनकी मदद करते हैं, ग्वालियर तक जाते हैं, और इनकी जो है वो फूलबाग ग्वालियर में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और ये पूरी जो रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सभी लोग इनके बारे में खूब खूब बातें अच्छे से जानते हैं, इनकी स्ट्रगल के बारे में खूब सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ के जाएं, क्योंकि टॉपिक अपने आप में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बायोग्राफी इनकी पढ़नी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि डिटेल में पढ़िए, पर जब आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हो तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं आज भी बात बात करूं कि इनका जो टॉम्ब है वो कहाँ पे बना हुआ है, इनका जो टॉम्ब है वो बना हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, फूलबाग एरिया में। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो यहीं से बन जाते हैं कई बार इनसे। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ना बन के कई बार इनसे जुड़े हुए 1857 के रिवोल्ट में काफी जो चीजें हुई थी उनसे बन जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो देखो बनेंगे ही। और एक और चीज मैं बता दूं, इन्हीं के नाम पर पहली भारत की जो एक ऑल फीमेल कंटिंजेंट थी वो इन्हीं के नाम पे बनाई गई थी। लक्ष्मीबाई रानी झांसी कंटिंजेंटी करके ऐसे वुमेन की यूनिट बनाई गई थी। और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से काफी सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स वगैरह लर्न कर लेना इसमें। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने सोल्जर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। याद हो जाएंगे सारे फैक्ट्स रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े हुए, इनकी पूरी बायोग्राफी। क्योंकि एग्जाम में बायोग्राफी से क्वेश्चन ना कुछ मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया ही जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन ना आते, घुमा फिरा के या किसी भी प्रकार से क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। इनके लेगेसी, इनसे जुड़े हुए इनके कुछ भी, तो ये सब याद करके जाइए। चलिए, ये है ये असल में यहाँ के थे, वो मिस्टेक हो गया। यहाँ के थे ये नेहरू जी की सारी बुक्स के नाम जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बता दिए वैसे तो ये सारे मैंने। इनको लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि आप कोई भी वन डे एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में बुक्स को। तो कभी कभार इनमें से कोई भी बुक आ जाती है तो ईजी हो जाता है मैच कर। ठीक है, चलो। ये है आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे, आप पूरा इसको रीड करो। पहले तो आप लोग बिल्कुल ही वीडियो को पॉज कर लो और तसल्ली से सारा कुछ अच्छे से रीड करो, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो। इन्होंने क्या क्या यहाँ पर स्टार्ट किया, क्या क्या चीजें इसके अंदर थी, तो मैंने प्रॉपरली एक तरीके से आपके लिए एक पूरा बनाया है क्वेश्चन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये काम किसने किसने किया है। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया। इन्होंने 1951 में अपनी खुद की पार्टी बनाई, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। उसके अलावा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। और साथ ही साथ ये हैं आपके ऑप्शंस, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण। देखो, जवाहरलाल नेहरू आज की क्लास में पढ़ा है, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया? नहीं, ये ऑप्शन से हटा दीजिए। अब आगे, किसान मजदूर प्रजा पार्टी या कृषक मजदूर पार्टी, ये स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम था जेबी कृपलानी, जीवतराम कृपलानी। तो आचार्य जेबी कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेबी कृपलानी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनसे क्वेश्चन बनेगा, जीवतराम भगवान दास कृपलानी।
इनको आचार्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, पूरी की पूरी स्टोरी, क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तो लर्निंग कर लो, बिल्कुल रट लो इस चीज को। इन्होंने इस गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में खूब मदद करी थी, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, इन सब में खूब इन्होंने यहाँ पर हेल्प करके जो है लोकसभा सीट के लिए इलेक्शन भी लड़े थे 1952 में, 57, 63, 1967 में। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स, सोशलिस्ट पार्टी बनाना, ये सब फैक्ट्स आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। इनकी वाइफ जो है वो सुचेता कृपलानी थी, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। सुचेता कृपलानी यूपी की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनती है, फर्स्ट फीमेल, मतलब पहली नहीं बनती चीफ मिनिस्टर, पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनती है। चीफ मिनिस्टर तो इनसे पहले भी और बन चुके थे, पर फीमेल पहली बार बनी थी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं अभी। समझे भाई पूरी स्टोरी को? तो इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी की स्टोरी की फॉर्म में लर्न करते हुए चलना है। स्टोरी की फॉर्म में लर्न करते हुए चलोगे तो एक बेटर कंटेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन था जो कि आपको लर्न हो गया होगा अब तक। ठीक है ना, चलो। अच्छा, अब इसमें और भी ऑप्शन है। सहजानंद सरस्वती, अब ये कौन है सहजानंद सरस्वती? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने भी यहाँ पर ऑल इंडिया किसान सभा को बनाया था, आश्रम बनाया था बेहता, पटना बिहार के समय। ये काफी बड़े सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं, ऑटोबायोग्राफी वर्क्स, किसानों से जुड़ा हुआ इन्होंने बहुत सारा काम जो है वो किया है, जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी इनकी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो है असल में इनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है 1950 में ही, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए काफी सारी मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके किसानों के लिए काफी कुछ काम किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में भी मैं बता दूं। जयप्रकाश नारायण ये भी एक एक्टिविस्ट थे। इन्हें जेपी नारायण या लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है जयप्रकाश। और लिखने वाले पर्सन जिनकी बायोग्राफी लिखी थी उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ये फैक्ट्स आपको रटने हैं जो बताए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में ही जो है इनॉग्रेट किए गए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ताकि विज्ञान प्रौद्योगिकी इन सब में काफी ज्यादा मान्यता दिया जा सके। मतलब आप कह रहे हो कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रत्येक पुरस्कार के रूप में ये आ गया है सामने। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये है पूरा। और कितना कितना इसमें दिया जाता है, इसमें जो है असल में क्या है, इस पूरे विज्ञान पुरस्कार के लिए समझा देती हूँ मैं पूरा फैक्ट इसमें। असल में क्या है कि इसके अंदर जो है ये पूरा 14 जनवरी को इससे जुड़े हुए सारे जितनी भी चीजें हैं, किसको अवार्ड दिया जाएगा, उससे जुड़ी हुई नॉमिनेशन शुरू की जाएंगी। 28 फरवरी जिस दिन हम अपना मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तब तक ये पूरा चलता रहेगा। और फिर उसके बाद 23 अगस्त जिस दिन हमारा नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, चंद्रयान जब हमारा सक्सेसफुल हुआ था, उस दिन समारोह जो है वो सबको दिए जाएंगे, समारोह में सारा कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है भाई, इसमें यहाँ पर जो है ये एक खास बात है कि इसमें एज लिमिट जो है वो है, यहाँ पे लिखा है डोंट हैव अ एज लिमिट, नहीं, इसमें 45 ईयर्स की एज लिमिट है। ये सबसे बड़ी बात है, आयु सीमा इसमें रखी गई है, दैट इज 45 ईयर्स। सो बेसिक बेसिक बात यही वाली दिमाग में रखनी है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट तो हो गई गलत, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही बचता है। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सॉरी मैंने ही क्वेश्चन में गलती पढ़ लिया, नॉट करेक्ट है। और इसमें 3 लाख का पुरस्कार नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं रखा गया है, तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। 13 डोमेन में दिया जाएगा ये पूरा पुरस्कार, तो इसका आंसर भी गलत हो जाएगा, ये वाला सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये थी आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारे का सारा कंटेंट जो कि आपको दिमाग में रखना है। इस पूरे फैक्ट से जुड़ा हुआ एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ऐसे ही जितना आपने पढ़ा है ना, जिस टाइप का आपने ये क्वेश्चन 2 किया अभी सॉल्व, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ जितना मैंने आपको कवर करवा दिया है, आप लोग ओनली करंट अफेयर का चैनल भी फॉलो कर सकते हो। और इस चैनल पे, ओनली करंट अफेयर्स के चैनल्स पे डेली के करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं। वो डेली के करंट अफेयर्स भी आप फॉलो अप कर सकते हो। वो डेली के करंट अफेयर आपको बहुत फायदा देंगे, क्योंकि उसमें ना डेली डेली जो हम कंटेंट अपलोड करते हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो आप ये वाला चैनल भी फॉलो करके अपने डेली की पूरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। वीकली तो आपके लिए आ ही रहा है, उसको कंप्लीट करो, साथ ही साथ मंथली भी फॉलो करो। करंट अफेयर्स के लिए ये तीनों सोर्स को बना लो प्रॉपर, आपके टोटली ऑल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, प्रॉपरली सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आप इन तीनों को कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, ये तीनों ही आपको ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेली वाले, वीकली वाले, मंथली वाले, तो उसमें आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछते हैं करंट अफेयर कैसे कवर करें, करंट अफेयर का क्या रखें। तो देखिए करंट अफेयर में यही होता है, आपको फॉलो अप इसी प्रकार से करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम एक एक करके ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, करंट अफेयर तभी कंप्लीट हो सकते हैं और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग अपने करंट अफेयर को इसी टाइप से कवर करते रहें। सोच ज्यादा इसमें वो ना करें, कंप्लीट करें अपने करंट अफेयर्स को और बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।